हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह। अगर आज 21st सेंचुरी की बात करें, जहां पर मैन एंड विमेन दोनों लोग एक ही वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, क्या उन दोनों की कंडीशन सेम है? क्या उन दोनों को सेम चीज से सफर करना पड़ता है? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, एक एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए, विच टॉक्स अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट। कई बार होता है विमेन को वर्क प्लेस पे सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब चीजें फेस करनी पड़ती है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इस एक्ट के खिलाफ कोई कानून लाया जाना चाहिए, उसकी शुरुआत कहाँ से करी गई थी? ये पहला कदम किस केस में उठाया गया था? कब कोर्ट को लगा, जुडिशरी को लगा कि जरूरी है इस पर कानून बनाना, नहीं तो ऐसे एक्ट रिपीट होते रहेंगे एंड जिसके चलते बड़े ऑफेंसेस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस के बारे में, जिसमें हम बैकग्राउंड लेंगे भवरी देवी के केस का। यहाँ पर ऑनरेबल बेंच आपकी थी चीफ जस्टिस JS वर्मा की, जस्टिस सुजाता वी मनोहर एंड जस्टिस BN केरपाल। बिफोर स्टार्टिंग विद द टुडेज लेक्चर, 6 जुलाई से हमारा अचीवर्स बैच लॉन्च हो रहा है क्लैट पीजी और बाकी LLM एग्जाम्स के लिए। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो डू एनरोल एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज बहुत टाइम नहीं बचा है क्लैट पीजी के एग्जाम में। इट इज गोइंग टू बी स्केड्यूल्ड एट 3 दिसंबर 2023। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए अपने बैच के लिए तो यहाँ पर msing10 आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं टू अवेल द डिस्काउंट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर व्हाट इज गोइंग टू बी द फीस, तो यहाँ पर 3 तरह के प्लान्स आप देख सकते हैं, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ। एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन चूज द प्लान एंड यू कैन गो फॉरवर्ड। बट अगर आपको चाहिए डिस्काउंट तो आपको, आज डेट है 30th जून एंड यस 30th जून, टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल द डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन ऑल क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शन। क्या करना है आपको? यू जस्ट हैव टू यूज माई रेफरल कोड msing10 and you will straight get the discount of 20%, 25% off on all CLAT PG subscriptions. Also, अगर इससे ज़्यादा स्कॉलरशिप अगर आप इससे ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको अपीयर होना है 2 जुलाई को। यस, कीप द डेट रिमेंबर, 2 जुलाई को 2 बजे दोपहर में हम करा रहे हैं ऑल इंडिया क्लैट पीजी फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट, जहां पर आपको मिल सकती है 90% तक की स्कॉलरशिप अगर आप टॉप रैंक में आते हैं। आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू स्कैन दिस QR कोड एंड आप एनरोल कर पाएंगे, रजिस्टर कर पाएंगे फ्री में, एंड यू जस्ट हैव टू अपीयर इन द एग्जाम ऑन 2 जुलाई। देन अगर आपने एक बार हमारा ये प्लान ज्वाइन कर लिया तो आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे कि आपको बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, डेली लाइव क्लासेस होंगी, यहाँ पर लाइव टेस्ट कराए जाएंगे, क्विजेस परफॉर्म होंगी, ऑल्सो आपको इन क्लास PDF मिलेगी अलॉन्ग विद द केस एनालिसिस। डेली केस लॉ एनालिसिस का फॉर्मेट आप देख रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे जो फॉलो हो रहा है, तो उसमें जो नोट्स होते हैं, अगर आप उन नोट्स का फ्री एक्सेस चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू स्कैन दिस QR कोड एंड यू कैन डाउनलोड द नोट्स ऑफ दिस डेली केस लॉ एनालिसिस इन फ्री। ऑल्सो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड, आपको इसको स्कैन करना है एंड यू विल ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल स्ट्रेट फॉरवर्ड। वहां पर आपको मिलती रहेंगी लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू LLM एग्जाम्स, रिलेटेड टू कोर्सेज एक्सेट्रा। सो मूविंग फर्दर टू द टॉपिक ऑफ टुडे, हम सबसे पहले समझेंगे जो मैंने कहा आपसे, ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये जानना कि सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पर होता क्या है। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी बात नहीं हुई थी, इससे पहले कभी डिस्कस नहीं हुआ था। आपको ये डेफिनेशन IPC में मिलेगी, ये डेफिनेशन आपको IPC में दे रखी थी। लेकिन अब हम जब बात करते हैं वर्क प्लेस की, तो यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस क्या होता है? ये एक अनवेलकम सेक्सुअली डिफाइंड बिहेवियर होता है, अनवेलकम, ठीक है, जिसको हम वेलकम नहीं कर रहे हैं। दैट इज द बिहेवियर, सेक्सुअली डिफाइंड बिहेवियर है जो अनवेलकमिंग है एंड विच हैज द पर्पस और द इफेक्ट ऑफ अनरीजनेबली इंटरफेयरिंग विद द इंडिविजुअल्स वर्क परफॉर्मेंस। आपको ध्यान किस पे रखना है? यू हैव टू फोकस ऑन दिस टर्म वर्क प्लेस। एक होता है सेक्सुअल हरासमेंट, एक होता है वर्क प्लेस पे। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो बेसिकली होता बिहेवियर सेम है, ठीक है। अगर एक जनरल सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो वो कहीं पर भी हो सकता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क प्लेस तो वो आपका जॉब करने वाली प्लेस पर हो रहा है। अब वो जॉब करने वाली प्लेस किस तरह की होगी? वो ओपन भी हो सकती है, वो क्लोज भी हो सकती है, वो इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, वो कोई फील्ड वर्क भी हो सकता है। ये हम फर्दर समझेंगे जब हम भवरी देवी का केस डिटेल में एनालिसिस करेंगे।
सो यहाँ पर एक अनवेलकम होगा बिहेवियर, ये सेक्सुअली डिफाइंड बिहेवियर होगा जिसका पर्पस या इफेक्ट होगा बिना किसी मतलब के अनरीजनेबली इंटरफेयर करना उस इंडिविजुअल की वर्क परफॉर्मेंस में, या फिर इंटिमिडेटिंग, हॉस्टाइल, अब्यूजिव, ऑफेंसिव वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। आप उसके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट जिसमें शी इज नॉट फीलिंग सेफ। Why? Because either you are intimidating her, you are threatening her, or you are making the environment hostile for her, which is opposite to the friendly, we can say, and then your behavior can be abusive to her, and also your behavior could be offensive to her. So इस तरह के कुछ acts होते हैं जो आपका sexual harassment में आते हैं. Now women comprise, when we talk about कि कितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो women comprise almost 50% of the population of India and are now seen to be working in almost all the sector of India. अब ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जिसमें हम कहें कि women work नहीं करती है, whether it be education, whether it be अगर हम लेबर क्लास की बात करें वहाँ पर, मतलब हर छोटी से लेकर बड़ी जॉब तक आपको women दिखने वाली है, ठीक। तो यहाँ पर they are comprising 50% of the population and वो हर एरिया में काम कर रही है. There is a presence of women in the jobs and areas which were earlier considered to be exclusively reserved for the man. पहले आदमी कहता था ये काम औरतों का नहीं है, इसको औरत ने कैसे कर सकती है, but now women are everywhere. वो हर फील्ड में आपको दिख रही हैं. And women never dare to choose such areas as their profession. एक टाइम था जब वो डेयर भी नहीं कर पाती थी, उनको लगता था हम घर से बाहर कैसे निकल सकते हैं, हम हवाई जहाज कैसे उड़ा सकते हैं, हम आदमी के बगल कैसे बैठ के काम कर सकते हैं. ये एक आपका स्टिग्मा था सोसाइटी में, बट नाउ दिस हैज चेंज. बट ये जो पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में आया, ये अपने साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी लेके आया. वो ड्रॉबैक्स क्या थे? हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स वेयर वुमेन वर रेप्ड एंड हैरेस्ड बाय द मेन. जब पब्लिक में खुलकर आई, निकल के आई औरतें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो दे आर फेसिंग रेप, दे आर फेसिंग हरासमेंट बाय द मैन. Women were treated as object. उनको एक सामान की तरह समझा जाने लगा कि they are just object. क्यों? क्योंकि अभी तक वो पर्दे के पीछे थी, वो घर में बैठी थी, उनको दीन दुनिया के बारे में नहीं मालूम था. अब क्योंकि वो वहां से निकल के बाहर आई हैं, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई हैं, तो ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट हैं, ये एक पब्लिक सामान है. इस तरीके से इनको कंसिडर किया गया. They were subjected to a lot of physical and mental torture at their workplaces. तानों से उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, उनके काम को गलत बताया गया, वो जो भी काम करते हैं उसके तरीकों को लेके उनको अब्यूज किया जाने लगा. फिजिकली बोला गया कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम्हारे अंदर स्टैमिना नहीं है, ये सारी बातें बोलकर उनको टॉर्चर करने के इंस्टांसेस देखने को मिले हैं. एंड दिस हैज वायलेटेड श्योरली द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वुमेन प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू अस, तो यहाँ पे आपकी ड्यूटी है, द स्टेट की ड्यूटी बनती है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया. एंड सिटीजन्स क्या मैन है? नो, सिटीजन्स इंक्लूड मैन एंड वुमेन बोथ. तो आपको सबका ध्यान रखना है. क्या सिर्फ मैन की डिग्निटी है? नॉट एट ऑल, वुमेन की डिग्निटी इंक्लूडेड है उसमें, ठीक. अब आते हैं हम मेन फैक्ट पे. दिस वॉज द बैकग्राउंड विच आई टोल्ड यू अबाउट, कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा था. और आज की डेट में फिलहाल तो हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो तो बहुत पुराना केस है, वो तो 1987 की हम बात कर रहे हैं. बट आज की बात मैं करूं, जब हम 2023 में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर तो ये चीज़ें आपकी बहुत बड़े लेवल पर हो रही हैं. अगर इनको रोकने के लिए कुछ ना किया जाता ना, तो बहुत ज़्यादा ये अभी तक कहते नहीं है कि तांडव हो जाता, ये वाला सीन है. सो अब हम आते हैं भवरी देवी की स्टोरी पे, ठीक. भवरी देवी, शी वॉज अ वुमेन जो भटेरी राजस्थान से थी, एंड शी स्टार्टेड वर्किंग अंडर द वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक. एक वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जिसको सरकार चला रही थी. आई विल रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान चला रही थी इन द ईयर 1985. वो उस प्रोजेक्ट के चलते काम करती थी. शी वॉज एम्प्लॉयड एज साथी, साथी जिसका मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है. उसका एक उनका मतलब एक टैग वर्ड था जो दिया गया था उनको, कि वो साथी की तरह काम करती थी. जैसे सखी होता है, आजकल कई प्रोजेक्ट्स हैं ना उसमें सखी होती हैं, तो उसी तरीके से इनका टर्म था साथी. अब ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, 1987 की बात है, एज अ पार्ट ऑफ अ जॉब. अब इस जॉब के चलते उनका क्या काम होता था? इनका काम था वुमेन का डेवलपमेंट. वुमेन का डेवलपमेंट इन द सेंस कि जो भी चीज़ें वुमेन के अगेंस्ट हो रही हैं सोसाइटी में, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उनकी हेल्प करना, ठीक. तो इन्होंने अपनी जॉब का पार्ट समझते हुए शी टुक अप एन इशू ऑफ अटेम्प्टेड रेप ऑफ अ वुमेन. एक वुमेन के साथ रेप होने का प्रयास किया गया था, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने इशू उठाया था. हाँ, एंड इसके लिए इनको एक फुल सपोर्ट मिला. मेंबर्स जो विलेज के लोग थे, उन्होंने इनको पूरी तरीके से सपोर्ट भी किया. नाउ
अब आती है कुछ साल बाद की बात, 1992 की, जो मेन इशू है हमारे डिस्कशन का। 92 में क्या हुआ कि भवरी ने एक अनदर इशू उठाया जो गवर्नमेंट के कैंपेन पर बेस्ड था अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा, गवर्नमेंट का एक विमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जिसके चलते इनको जॉब मिली थी एंड इनका काम था विमेन का डेवलपमेंट करना। उसी के चलते ये अलग अलग इश्यूज को उठाती थी और उसके अगेंस्ट खिलाफ आवाज उठा के लोगों की मदद करती थी। नाउ 92 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट का, सरकार का ही एक कैंपेन था चाइल्ड मैरिज। हम सबको पता है कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बहुत सारे कैंपेन्स चले हैं, तो उसी तरीके का एक कैंपेन आपका राजस्थान में चल रहा था। नाउ भवरी ने यही इशू उठाया क्योंकि हम राजस्थान में बहुत देखते हैं चाइल्ड मैरिज का फीचर, ठीक है, वहां पर ये चीज आज भी अभी परफॉर्म हो रही है, तो उस टाइम पे तो बहुत होती रही होगी। नाउ दिस कैंपेन वाज सब्जेक्टेड टू डिसअप्रूवल एंड इग्नोरेंस। अब क्या हुआ, जब 87 में इन्होंने अटेम्प्टेड रेप वाला इशू उठाया था तो वहां पर तो विलेज के लोगों ने इनकी मदद करी थी, बट अभी क्या हुआ, जब ये मुद्दा उठाया इन्होंने चाइल्ड मैरिज वाला, तो यहाँ पे गांव के लोग इनके अगेंस्ट आ गए, इन्होंने इनकी मदद नहीं करी, इवन दो उनको ये बात पता थी कि चाइल्ड मैरिज इलीगल है। चाइल्ड मैरिज लीगल तो है नहीं, इट इज इलीगल, ये बात मालूम थी, उसके बाद भी उन्होंने इनका साथ नहीं दिया ना। भवरी क्योंकि अपना काम समझ रही थी, शी वॉज अबाइड बाय द हर वर्क, ठीक है, तो इन्होंने फैमिलीज को कोशिश करी कन्विंस करने की कि भाई ये सब शादियां मत करो। एक केस आया जिसमें चाइल्ड मैरिज हो रही थी एंड शी डिसाइडेड टू परसुएड द फैमिली नॉट टू परफॉर्म द मैरिज, लेकिन उनके सारे अटेम्प्ट जो थे वो बेकार चले गए एंड फैमिली ने शादी करवा दी। नाउ अब इसके चलते इन्होंने पुलिस वगैरह वालों को बुलाया, पुलिस आई तो ये पता चला, जब पूछा गया गांव में कि भाई ये पुलिस किसके कहने पर आई थी, तो ये पता चलता है कि भवरी देवी ने बुलाई थी। इस एक्शन के चलते क्या होता है, भवरी देवी को बायकॉट कर दिया जाता है एंड इनकी फैमिली को, इनको इनकी बरादरी से बिल्कुल बायकॉट कर दिया गया। इनके बरादरी के लोगों ने इनसे बातचीत करना बंद कर दिया, फंक्शंस में बुलाना बंद कर दिया, पूरी तरीके से बायकॉट ना। भवरी ने अपनी जॉब भी खो दी। अब दिस वाज वेरी मच मतलब नोटिसेबल थिंग हियर कि जो जॉब मिली थी, जिस काम के लिए मिली थी, शी वॉज परफॉर्मिंग दैट जॉब ओनली ना, कुछ अलग काम तो वो कर नहीं रही थी। और ये सब होते हुए वो अपने जॉब के प्रति बहुत ऑनेस्ट थी एंड इसके चलते ही क्या हुआ, शी लॉस्ट हर जॉब, ये बाइकआउट होने की वजह से। क्यों? क्योंकि सरकार को भी क्या था कि भाई एक बार अगर पब्लिक हमारे खिलाफ खड़ी हो गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे, ठीक ना। अब आती है 92 की स्टोरी। 22 सितंबर को क्या होता है कि 5 लोग थे, उन्होंने क्या किया, भवरी देवी को के हस्बैंड पर अटैक किया एंड देन लेटर ऑन दे ब्रूटली गैंग रेप्ड हर। ये अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही थी, हस्बैंड को क्या किया, हस्बैंड पे अटैक किया, उसको मारा पीटा एंड देन इनका गैंग रेप किया गया। नाउ पुलिस ने, अब जब ये कंप्लेंट दर्ज कराने जाती हैं तो पुलिस ने सारे पॉसिबल तरीके को ट्राई किए कंप्लेंट ना फाइल करने के, क्योंकि उनको पता था कि इसके पीछे काफी पावरफुल लोग हैं, तो दे वर अवॉइडिंग दैट, ठीक है। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, डिलेड इन्वेस्टिगेशन हुआ एंड ऑल्सो इतना क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद भी भवरी देवी किसी तरह सक्सेसफुल हो जाती है कंप्लेंट लॉन्च कराने में। बट अब क्या होता है, यू वेरी वेल नो कि जब एक रेप विक्टिम होता है तो रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है विद इन 24 आवर्स, ठीक है, जरूरी होता है 24 आवर्स के अंदर कराना, क्योंकि एट दैट टाइम क्या है कि चीजें बहुत ज्यादा एविडेंशियली हो जाती हैं। बट यहाँ पर जानबूझ के मेडिकल एग्जामिनेशन को 52 आवर्स के लिए डिले कराया गया, जानबूझ के कि एविडेंस जो है मिट जाए। नाउ हाउएवर एग्जामिनर डिड नॉट मेंशन एनी कमीशन ऑफ रेप, और जब एग्जामिनेशन हो भी गया मेडिकल एग्जामिनेशन तो उसने कहीं भी रिपोर्ट में अपने रेप का मेंशन नहीं किया, बस उसने ये कहा कि हाँ भाई एज तो विक्टिम की इतनी थी। मतलब दे वर ट्राइंग टू पॉइंट आउट द इशू कि शी वॉज वेरी ओल्ड एंड शी वॉज मैरिड। तो यहाँ पे इनका मानना ये था कि पति के होते हुए किसी का रेप नहीं हो सकता, ठीक। नाउ ऑल द एक्यूज मैनेज टू गेट एन एक्विटल इन द ट्रायल कोर्ट, किसी तरह तो ये बाइज्जत बरी बरी हो गए ट्रायल कोर्ट में। लेकिन इस एक्विटल की वजह से अब क्या होता है, कई सारी विमेन एक्टिविस्ट सामने आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन सामने आती हैं जिन्होंने भवरी देवी को सपोर्ट किया। ये ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आ गई और इन्होंने कहा हम जस्टिस अटेन करने के लिए आवाज उठाएंगे, एंड जिसके चलते एक PIL फाइल करी गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इफ यू डोंट नो अबाउट द PIL, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली केस लॉ एनालिसिस में 1-2 दिन पहले की वीडियो है, जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिस्कस किया है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL इन वेरी डिटेल, अलॉन्ग विद दैट कि पहला PIL केस कब आया था, ठीक है, आपको देखना वो जरूरी है। नाउ PIL फाइल किया गया एंड PIL किसने, विमेन राइट्स ग्रुप था जिनका नाम था विशाखा। अब आप रिलेट कर पाओगे व्हाई वी आर डिस्कसिंग द केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। केस था भवरी देवी का, ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ,
अल्टीमेटली विमेन राइट्स ग्रुप एक विशाखा नाम की आती है जिन्होंने केस फाइल किया, PIL फाइल करी भाई इनको जस्टिस दिलाने के लिए। अब इस केस में इश्यूज क्या क्या रेज हुए? इश्यूज जो रेज हुए वो पहला ये था कि जो सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेस पर होता है, क्या क्या इट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी विच मीन्स आर्टिकल 14, आपको पता है, ठीक। एंड दूसरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज आर्टिकल 21। पहला क्वेश्चन ये था कि जब सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पर हो रहा है, क्या उससे किसी का आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी की राइट वायलेट हो रही है? सेकेंड, जेंडर इक्वालिटी की राइट, सॉरी, ठीक। दूसरा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, क्या ये वायलेट हो रहा है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, whether the court could apply international laws in the absence of applicable measures under existing, क्योंकि उस वक्त तक कोई कानून नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल लॉज काफी बने हुए थे, इंटरनेशनल कन्वेंशंस थे जो इसकी बात करते थे। तो यहाँ पर कहा गया क्योंकि फिलहाल के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है, तो क्या हम ऐसे कोई इंटरनेशनल लॉज को अप्लाई कोर्ट कर सकता है अगर अभी हमारे लिए एप्लीकेबल मेजर्स नहीं है। तीसरा, whether the employer has any responsibility when sexual harassment is done to or by its employee, अगर उसके एम्प्लॉयज जो हैं, एक इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयज हैं, वो सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं किसी के साथ, तो क्या एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? ये 3 तरह के इश्यूज रेज करे गए थे। नाउ अब आते हैं इस पर पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स। क्या आर्ग्यूमेंट्स थे पेटिशनर के? पेटिशनर आपको पता है कौन है, विशाखा वुमेन एक्टिविस्ट ग्रुप है, ठीक है। इनका कहना था, इन्होंने कौन सी रिट पेटिशन फाइल करी थी? मैंडमस, ठीक है, मैंडमस, जिसमें हम कमांड करते हैं किसी को। नाउ रिट पेटिशन जो थी, जो सीकिंग द राइट रिट ऑफ मैंडमस, इट वाज फाइल्ड बाय विशाखा ग्रुप, जिनमें वेरियस वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट थे, एनजीओज थी एंड सोशल एक्टिविस्ट। इन्होंने कलेक्टिवली कई ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुप बना के विशाखा नाम दे दिया, ठीक। इन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट रखा कि जो इनडिसेंट एक्ट होता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन का वर्क प्लेस पे, ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। दे जम्प्ड ओवर टू द फंडामेंटल राइट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना इधर उधर की बात करे। व्हाई? बिकॉज जब हमको 1950 में संविधान मिल चुका है, संविधान हैज ऑलरेडी गिव्ड अस फंडामेंटल राइट्स, तो व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, व्हाई वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये जो एक्ट है, दिस इज डायरेक्टली क्वेश्चनिंग द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस इज वायलेटिंग आर्टिकल 21। when a man and a woman is at workplace, both are at workplace, but women is facing this issue, then obviously article 14 is violating, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 19 1G एंड 21 ये सब वायलेट हो रहा है। जो इनडिसेंट एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट का, इट इज वायलेटिंग दीज आर्टिकल्स। Now they requested the honorable court to frame the guidelines for preventing sexual harassment at workplace. सीधे इन्होंने कोर्ट से डिमांड करी कि भाई आपके पास तो पावर है, यू कैन फ्रेम द गाइडलाइंस। कहाँ पे पावर दी हुई है? फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई वुड टेल यू, आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस बना सकती है, जिसमें वो गाइड करेगी टू द लेजिस्लेचर टू फ्रेम द एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर इशू विच इज इन नीड, जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसी के चलते इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट से डिमांड करी कि भाई आप ही बताइए, हम इस सेक्सुअल हरासमेंट को वर्क प्लेस पे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, कृपया करके आप गाइडलाइंस बनाइए। दूसरी पार्टी का क्या था, ये आपको पढ़ के बहुत आश्चर्य होगा जान के कि दूसरी पार्टी जो थी वो अपना केस लड़ना ही भूल गई। लर्नेड सॉलिसिटर जनरल जो थे, जो रिस्पोंडेंट के बिहाफ पर अपीयर हो रहे थे, इन्होंने कुछ अनयूजुअल किया। व्हाट? दे सपोर्टेड द पेटिशनर। उल्टा ये उनके साथ मिलके इन्होंने क्या कहा कि हाँ भाई, कोर्ट से कहने लगे कि यस माय लॉर्ड, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि हमारे पास एक एक्ट ऐसा बने, एक कानून होना चाहिए जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को बचाने की बात करे। रिस्पोंडेंट ने असिस्ट किया ऑनरेबल कोर्ट को इन फिगरिंग आउट कि किस तरीके से एक इफेक्टिव मेथड फिगर आउट किया जा सकता है सेक्सुअल हरासमेंट को कब करने के लिए एंड गाइडलाइंस को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए फॉर प्रिवेंटिंग द सेम। सो ये बहुत ही अनयूजुअल होता है, जनरली एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, बट यहाँ पर रिस्पोंडेंट साइड ने इस चीज़ को समझा एंड दे कंसिडर्ड कि दिस इज अ वेरी मच जेन्युइन प्रॉब्लम फॉर द वुमेन वर्किंग एट वर्क प्लेस, वर्किंग एट प्लेसेस, ठीक है। उन्होंने इसको जेन्युइनली समझते हुए उन्होंने पिटिशनर को सपोर्ट किया एंड दे आस्क्ड द ऑनरेबल कोर्ट कि आप प्लीज़ हमें कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड करें जिससे सब एक्ट को रोका जा सके। नाउ व्हाट कम्स द जजमेंट, हियर कम्स द जजमेंट। व्हाट? At section 354 and 354A of IPC were to be referred in any case of sexual harassment, but these provisions were not specific to the issue at hand. अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ? Because मेरा क्वेश्चन यही है कि मैंने जो अभी स्टार्टिंग में बोला, क्या भवरी देवी आने से पहले सेक्सुअल हरासमेंट हो नहीं रहा था? ऐसा तो नहीं था ना, भवरी देवी was not the first lady.
जिसके साथ ये हुआ था, ठीक है। उससे पहले भी हुए हैं ये केसेस, लेकिन भंवरी देवी वॉज द फर्स्ट लेडी जिसने आवाज उठाई कि वर्क प्लेस। अब क्या भंवरी देवी का कोई वर्क प्लेस था क्या? वो ऑफिस में बैठती थी? नहीं ना, वो एक जॉब कर रही थी। शी वॉज डूइंग अ जॉब ऑफ कनेक्टिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट की थी, ठीक। भले उसका फील्ड वर्क था, बट दैट वाज हर जॉब। तो मैंने कहा ना, जॉब का नेचर कुछ भी हो, वेदर इट बी टेम्परेरी, वेदर इट बी परमानेंट, वेदर इट बी अ परमानेंट बैठ के एक जगह सिटिंग जॉब, ऑफिस जॉब है या फिर फील्ड जॉब है, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे पहले के सेक्शंस थे, ऑब्वियस थे। सेक्शन 354 आपके लिए बना था, सेक्शन 354A बना था, ठीक है। जहां पर क्या हो रहा था, जहां पर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस रेफर कर दिए जाते थे, लेकिन स्पेसिफिक नहीं थे। हम बात कर रहे हैं वर्क प्लेस की, वर्क प्लेस को लेके स्पेसिफिक कुछ नहीं था। ऑनरेबल कोर्ट ने ये चीज रियलाइज करी कि प्रॉपर और इफेक्टिव लेजिस्लेशन बनाने की जरूरत है जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से खाली डील करेगा। एंड इसी के चलते उन्होंने क्या किया, बीजिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स को रेफर किया। मैंने कहा ना, कन्वेंशंस ऑलरेडी चले हुए थे, ऑलरेडी इंटरनेशनल लॉ बना हुआ था, तो उन्होंने बीजिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स को रेफर किया। द ऑनरेबल कोर्ट ऑल्सो टुक अ रेफरेंस फ्रॉम सीडॉ कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इसका रेफरेंस लिया। एंड फिर टेकिंग दीज रेफरेंसेस, सुप्रीम कोर्ट पास द गाइडलाइंस which is famously known as the विशाखा गाइडलाइंस, जिनको विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं, ठीक। यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस फ्रेम करी टू प्रिवेंट द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस नोन एज विशाखा दैट वर टू बी ट्रीटेड एज लॉ डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 141। अगर आपको आर्टिकल 141 के बारे में पता होगा, तो 141 कहता है कि जब भी कोई कानून पास किया जाता है, जो प्रेसिडेंट होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, वो बाइंडिंग होता है बाकी कोर्ट्स पर। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी मुद्दे पे आज कुछ कह दिया, अगर हाई कोर्ट उससे 2 दिन पहले कुछ और कह रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कहा, वो हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा, राइट। तो जब बाइंडिंग हो जाता है, इन द सेम वे उन्होंने कहा, ये जो मैं गाइडलाइंस हम दे रहे हैं, ये लॉ है, ये कानून है, ठीक है। आप इसको लॉ कंसिडर करोगे आर्टिकल 141 में। एंड ये गाइडलाइंस फाउंडेशन बनती हैं किसके लिए, फॉर द एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट, इसको हम पॉश एक्ट भी कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट शॉर्ट फॉर्म है इसका ये, लेकिन फुल फॉर्म एकदम आपका ये देखने को मिलता है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013। अब आप देखो कितनी पुरानी बात है, हम 1992 में ये बात कह दी गई थी, लेकिन 2013 में ये एक्ट बन रहा है। इसके बाद भी बहुत सारे केसेस हुए थे जिसमें ये सारी चीजें देखी गई, जिसके चलते नीड पड़ी, और फिर कोर्ट ने कहा भाई फॉलो क्यों नहीं करा जा रहा है, एक्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा है, कब तक हमारी गाइडलाइंस पे चलोगे। इसके चलते एक्ट बनाया गया। अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स ऑफ द गाइडलाइंस की, ठीक है। गाइडलाइंस में कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने सबसे पहले तो कहा कि आप सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन समझ लीजिए क्या होगी। तो इसमें इन्होंने हेल्प ली थी आईपीसी की। आईपीसी में जब आप 354 को पढ़ोगे तो उसमें कॉमन डेफिनेशन आपको मिलती है। गाइडलाइंस जो थी उसने सेक्सुअल हरासमेंट के स्कोप को थोड़ा वाइड कर दिया। इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट को कहा ये एक अनवांटेड सेक्सुअल डिटर्मिनेशन होता है जो डायरेक्टली या इम्प्लाइडली इंटेंड करता है टू कॉज द फॉलोइंग, ठीक। अनवांटेड है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। अब ये क्या क्या करता है, क्या कॉज करता है, पहला फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांसेस, ठीक है, किसी तरीके का फिजिकली कनेक्शन बनाने के लिए। सेकेंड, डिमांड या रिक्वेस्ट होता है सेक्सुअल फेवर्स के लिए। देन सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स होता है, आप कुछ इस तरीके की बातें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो विच इज सेक्सुअली रिमार्क, ठीक है। एंड देन शोइंग पोर्नोग्राफी, अनदर अनवेलकम कंडक्ट वेदर इट इज फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल। दिस इज एग्जॉस्टिव नहीं है, दिस डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। यहाँ पर आप इसको समय के साथ इसमें और भी चीजें रख सकते हो। एनी अदर वेलकम कंडक्ट लिख दिया ना, अनवेलकम कंडक्ट, ठीक है। अब वो फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल वो आपके ऊपर है, इट इज अप टू यू कि आपको क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है। हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग होता है। तो अगर आपको कोई चीज अनवेलकमिंग लग रही है तो ऑब्वियसली इट वुड बी अनवेलकमिंग, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू बी क्लियर कि भाई यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट का क्या मतलब है। नाउ प्रोवाइड अ सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट। सेकेंड जो गाइडलाइन दी थी कोर्ट ने वो ये था, सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट देना। It is the duty of the each employer to provide a safe working environment for each and every employee working in the organization to grow and prosper, ठीक है।
हर एक एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी होती है कि आप एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें हर एक एम्प्लॉय को जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, हु इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि वो ग्रो कर पाए, जिससे कि वो प्रॉस्पर कर पाए। अगर आप उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं दोगे देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, ये इन्वॉल्व करता है एडिक्वेट स्टेप्स। अब आप अगर सोच रहे हैं हाँ हमको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट रखना है बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, then what? You have to take adequate steps towards protecting the interest of the women employees and you have to ensure कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो इस सेक्सुअल हरासमेंट की प्रैक्टिस में इंडल्ज ना हो। यू हैव टू मेक इंश्योर। सेकेंड, थर्ड, अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन। मान लो अब हो भी जाता है, मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट कमिट हो भी जाता है, देन यू डोंट हैव टू इग्नोर दैट एक्ट, यू हैव टू असिस्ट योर एम्प्लॉय जिसके साथ ये हुआ है, ठीक है। अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन एम्प्लॉयर को लेना है अगर कोई केस रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट या इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉय पाया जाता है तो ये क्लियरली कोर्ट ने गाइड कर दिया। नेक्स्ट, कोर्ट ने कहा कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कंप्लेंट फाइल करना। अगर आपके पास कोई विक्टिम आ रहा है जो कह रहा है कि ये जो एम्प्लॉय है, ये जो भी है, या इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि आप कंप्लेंट फाइल करो। Guidelines also lay down the obligation of the employer to file a complaint if the conduct towards an employee amounts to criminal offence which is punishable under IPC। ठीक है, ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर का क्या करना, कंप्लेंट फाइल करना। अगर कंडक्ट एम्प्लॉय का क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस में आता है एंड जो पनिशेबल है अंडर IPC, तो आपको फाइल करनी पड़ेगी कंप्लेंट। एम्प्लॉयर को दूसरा एक्शन भी इनिशिएट करना पड़ेगा एंड ये इंश्योर करना पड़ेगा कि विटनेसेस, क्योंकि आप जब डिसिप्लिनरी एक्शन लोगे देन यू आर गोइंग टू आस्क अदर पीपल ऑल्सो कि हाँ भाई तुमने कभी ऑब्जर्व किया कि उस पर्सन का इस लेडी के अगेंस्ट कुछ अलग बिहेवियर था, तुमने कभी कोई ऐसा एक्ट होते हुए देखा। तो यहाँ पर उसको ये भी इंश्योर करना है कि वो जो विटनेसेस हैं इनको फर्दर विक्टिमाइज ना किया जाए। मूविंग फर्दर, कंप्लेंट रिड्रेसल कमेटी। ठीक है, कंप्लेंट रिड्रेसल कमेटी का क्या काम है, क्योंकि जब कंप्लेन आ रही है तो यहाँ पर कमेटी का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर भी एक इंडिविजुअल है। क्या पता एम्प्लॉयर किसी इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉयर ही सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा हो एम्प्लॉय का, तो इन दैट केस एक कमेटी का फॉर्मेशन जरूरी है कि कमेटी के नॉलेज में ये चीजें आए। ये गाइडलाइंस मैंडेटरी करती है सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि आपको एक कंप्लेंट रेड्रेसल कमेटी बनानी है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो कंप्लेन है एम्प्लॉयज की वो प्रॉपरली डील हो रही हो एंड सुटेबल एक्शन लिया जा रहा हो। बेसिकली एक फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके चलते एक एम्प्लॉय के साथ अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पर हुआ है, उसने कंप्लेन लॉन्च कराई, अब उसके बाद आपने क्या स्टेप्स लिए फर्दर, आपने अगले को धमकी दी, आपने अगले को समझाने की कोशिश करी, आपने अगले के अगेंस्ट FIR कराई, ये सारी चीजें जो भी हो रही हैं ये उस विक्टिम को जानने का हक है। उसको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ एक्शन लिया जा रहा है और एक्शन लिया जाना भी जरूरी है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर का काम है एम्प्लॉय को असिस्ट करना। व्हाट आई सेड, असिस्ट। अगर वो सेक्सुअली हैरेस हो रही है, एम्प्लॉय अगर सेक्सुअली हैरेस या टॉर्चर हो रहा है बाय द थर्ड पार्टी लाइक भवरी देवी के केस में, ठीक है, एम्प्लॉयर को असिस्ट करना चाहिए था हर एक पॉसिबल मैनर में, बट ऐसा नहीं हुआ। उस केस में एम्प्लॉयर ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिनाई कर दी और भवरी देवी को असिस्ट नहीं किया। इनफैक्ट शी ऑल्सो लॉस्ट अ जॉब। जो उसका जॉब का नेचर था, ऐसा तो नहीं था कि उसकी जॉब कुछ और थी और फिर उसने इन बिटवीन ये मुद्दा उठा दिया हो। उसकी तो जॉब ही थी ना कि विमेन के अगेंस्ट अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, वो तो अपना काम कर रही थी, बट स्टिल एम्प्लॉयर ने उसको हेल्प नहीं किया एंड यहाँ पर शी वॉज बाइकॉटेड बाय द विलेज कम्युनिटी एंड एट लास्ट शी लॉस्ट हर जॉब। सो गाइडलाइंस कहती है कि एम्प्लॉयर्स की ये ड्यूटी है कि आप एम्प्लॉयज को असिस्ट करें इन टर्म्स ऑफ बोथ प्रिवेंटिव एक्शंस, कि किस तरीके से वो बचाव कर सकती हैं अपना, एंड उन विक्टिम को सपोर्ट करना आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है अवेयरनेस स्प्रेड करना। आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी। ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो अवेयरनेस स्प्रेड करे ऑर्गेनाइजेशन में मैटर्स को लेके जो भी सेक्सुअल हरासमेंट या सेफ्टी वाले हैं। ये नहीं है कि कोई आप वेट करें कि हाँ कोई केस हो जाएगा तब हम आवाज़ उठाएंगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर कि आप एडवांस में इसकी बात करें, आप वेरी मच इन एडवांस आप अपने एम्प्लॉयज़ को इसके बारे में बताएं। आप एम्प्लॉयर जो है उसकी ड्यूटी है ये काम करना। अगर कोई नया ज्वाइनी आ रहा है तो उसको इन चीज़ों के बारे में बताया जाए, क्योंकि वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डर जाएगा कि उसको मालूम है कि हाँ भाई ये इंस्टीट्यूट जो है, ये ऑफिस जो है, दे आर टेकिंग स्टेप्स अगेंस्ट दीज।
तो वो यहाँ पर अलर्ट मोड में आ जाएगा, उसको पता है फिर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। बट इफ यू आर नॉट मेकिंग देम अवेयर अबाउट दीज थिंग्स कि हमारा इंस्टीट्यूशन इसके खिलाफ आवाज उठाता है, आप वेट मत करो ना कि ऐसा कोई एक्ट होगा तब आप एक्शन लोगे, आपको प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। तो प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे क्या करना है, टाइम टू टाइम आपको सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करानी है, टाइम टू टाइम आपको लोगों को बताना है, टाइम टू टाइम आपको एक्ट के बारे में बताना है कि सजा हो सकती है। आपका काम है अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह जगह पैम्पलेट्स लगाइए कि ये प्रोहिबिटेड है इस तरह का एक्ट, अगर होगा तो फिर आप अपनी नौकरी खो दोगे, ठीक है, या आप अगर रखे जाते हो, अगर एक बार देखा गया तो आपकी सैलरी कम हो जाएगी, आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। ये डेटरेंट एक्शंस लेने जरूरी हैं। नाउ दिस कैन बी डन, क्या करोगे आप, नोटिफाई करोगे एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम, मैंने जैसा कहा वर्कशॉप्स कंडक्ट करिए, अदर इंटरैक्टिव वेज फाइंड आउट करिए फीमेल एम्प्लॉयज को उनकी राइट्स के बारे में अवेयर करने के लिए। अब दिस इज नॉट ओनली ऑन द पार्ट ऑफ द मेल एम्प्लॉयज टू मेक देम अवेयर कि हाँ भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसके खिलाफ आवाज उठाती है, बल्कि ड्यूटी है फीमेल एम्प्लॉयज को भी अवेयर करना उनकी राइट्स के बारे में कि मान लीजिए उनके साथ ऐसा कोई एक्ट हो रहा है विच इज अनवेलकमिंग और वो बता नहीं रही है, क्यों, बिकॉज दे आर फियर ऑफ कि भाई हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा कल को प्रमोशन रुक जाएगा, हमको लोग हमसे बात नहीं करेंगे, वो हमसे डरने लगेंगे, उनको लगेगा भाई इनसे तो मत बात करो, ये तो कल को क्या पता हमारे ऊपर क्या कर दे, केस लगा दे। यहाँ पे आपको अवेयर करना जरूरी है, यू नीड टू अवेयर द फीमेल एम्प्लॉयज ऑल्सो कि अगर आप इस तरीके का कोई भी बिहेवियर अपने साथ या किसी और साथ में कलीग के साथ देखते हो तो आपको बताना है, यू हैव टू कंप्लेन अबाउट इट, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो वाइडन करे इसकी गाइडलाइंस को, ठीक है, आप सिर्फ कोई गवर्नमेंट तक ही नहीं रखना है, गाइडलाइंस जो है ये सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट दोनों से अर्ज करती है कि आप नेसेसरी लेजिस्लेशन निकालिए, जिसके चलते फिर 2013 में बनाया भी गया, एंड ये इंश्योर करें कि प्राइवेट सेक्टर भी इन गाइडलाइंस से बाउंड हो, ठीक है। दिस वुड हेल्प इन द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ वुमेन एज वेल एज नेशन एज अ होल। अब प्राइवेट सेक्टर यानी कि हम एक तरफ तो पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, वहां पे तो होना जरूरी है, साथ में प्राइवेट सेक्टर। अब आपको मालूम है कि इसमें सब कुछ इन्वॉल्व होगा, इसमें आपके स्कूल्स आ जाएंगे, इसमें आपके कॉलेजेस आ जाएंगे, इसमें आपके छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे, ठीक, इसमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, इस तरीके के काफ़ी हैं जो सबको सबको फॉलो करना है, ड्यूटी कोर्ट ने इसमें ये कहा। एंड देयर ऑन विशाखा गाइडलाइंस को बाद में रिप्लेस किया गया सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। न्यू एक्ट आपका 2013 में पास होता है जिसने डेफिनेशन ब्रॉड कर दी अग्रीव्ड वुमेन की, जिसमें सारी वुमेन आ गई, सारी एजेस की वुमेन आ गई इन ऑर्डर टू सूट द मॉडर्न डे कंडीशंस, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास कम उम्र की लड़कियां भी हैं जो काम कर रही हैं एंड वी हैव ओल्ड एज वुमेन ऑल्सो जो काम कर रही हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो अग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन थी इसको ब्रॉड किया गया कि आप एज पे मत जाओ। जैसे भवरी देवी में मैंने क्या कहा कि जब रिपोर्ट रखी गई तो रिपोर्ट में रेप का मेंशन ही नहीं करा गया, दे मेंशन अबाउट द एज ऑफ द विक्टिम कि हाँ भाई उनकी तो एज थी, उनको तो शादीशुदा थी, उनके साथ रेप कौन करेगा। दिस इज नॉट द क्राइटेरिया, दे इंक्लूडेड ऑल द वुमेन, ठीक। एंड इट ब्रॉडन्स द स्कोप ऑफ द टर्म वर्कप्लेस, वर्कप्लेस को भी बढ़ाया गया, जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जरूरी नहीं है कि एक चार दीवारी का ऑफिस हो उसमें लोग बैठे हो तभी आप उसको कहोगे वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस कैन बी एनीथिंग। अर्लियर वो ट्रेडिशनल ऑफिस सेटअप था, ठीक, कि ऑफिस में बैठे हो तब, बट बाद में वर्क प्लेस के टर्म को बढ़ाया इस एक्ट के थ्रू और उसमें कहा कोई भी काम, प्राइवेट बैठे हो, गवर्नमेंट की नौकरी लेके बैठे हो, बंद कमरे में बैठे हो, फील्ड में जाके काम कर रहे हो, कुछ भी नेचर, इफ यू आर एट जॉब और आपका स्टेटस है एम्प्लॉय का, देन इन दैट केस आपके साथ अगर कोई भी ऐसा एक्ट होता है तो यू आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट, आप उस एम्प्लॉय में आओगे, ठीक है, आप उस वुमेन में आओगे। सो कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन की बात करें बेसिकली तो इस एक्ट ने एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया रिगार्डिंग, पहले शायद जब ये एक्ट आया होगा, एक्ट छोड़ दो, जब ये केस आया उस वक्त शायद लोगों को इतना बात बारे में इसके मालूम भी नहीं था, दे वर नॉट अवेयर, बट आज की डेट में हम इसके बारे में बहुत जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सिर्फ लॉ वालों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक ऐसा एक्ट है, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए, जो किसी भी जॉब को कर रहा है, हर इंडस्ट्री में जॉब लोग कर रहे हैं, हर तरीके की जॉब हो रही है, नेचर अलग है, सब कुछ अलग है, बट सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन तो एक ही है ना, वो सिर्फ लॉ वालों के साथ तो नहीं होता ना, वो हर किसी के साथ हो सकता है। तो इन दैट केस आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इस एक्ट को जरूर पढ़ें। कंक्लूजन ये था कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो इक्वालिटी और लिबर्टी का था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। उन्होंने कहा हम प्रियम्बल में इक्वालिटी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट लिबर्टी, एंड हम तो वो प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, हम तो वही यहाँ पर वायलेट कर रहे हैं, ठीक। विशाखा जजमेंट में क्लियरली कोर्ट ने कहा,
उन्होंने कहा जो लॉ का इंसेप्शन है अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, इसने कई वुमेन को इंस्पायर किया है कि वो अपनी आवाज उठा पाएं। दे until that they were silently subjected to the year 1997। पहले वो चुप थी, वो बोल नहीं पा रही थी, बट इस इंसिडेंट ने लोगों को आवाज दी है बोलने के लिए। विशाखा के केस ने, भवरी देवी इज एन इंस्पिरेशन टू मेनी वुमेन who have raised their voice against the sexual harassment at workplace। ठीक है, विशाखा guidelines form the basis for the establishment of sexual harassment of women at workplace and true spirit of judicial activism। Now the most important part, हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव को सेपरेट होना है जुडिशरी से, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम डीपीएसपी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जुडिशरी ने आगे बढ़कर काम किया। जुडिशरी ने यहाँ पर वेट नहीं किया कि पार्लियामेंट एक्ट लेके आएगी, उन्होंने कहा हम खुद आपको डायरेक्शन देते हैं, हम खुद आपको एक लीड दे रहे हैं जिसके बाद आप एक्ट बनाइए और उसको इन्फोर्स करिए, लेकिन जब तक आप एक्ट को नहीं लेके आ रहे हो, मेरी ये गाइडलाइंस जो है जो लॉ के रूप में काम करेंगी। सीधे सीधे कहा, ये था जुडिशियल एक्टिविज्म, जहां पे जुडिशरी ने एक्टिव होके काम किया और उन्होंने बढ़कर कुछ बताया। दे नॉट ओनली सॉर्टेड द प्रॉब्लम ऑफ द केस, दे वो बढ़कर उन्होंने कुछ किया। यही होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। विशाखा जजमेंट में ये हमको देखने को मिला, एंड देन ये कई देशों के लिए इंस्पिरेशन रहा है। इट हैज बीन इंस्पिरेशन टू मैनी नेशंस हियर। सो यहाँ पर ये इंस्पिरेशन तो रहा ही रहा, साथ में भवरी देवी इंस्पिरेशन रही कई विमेन के लिए। इसी के चलते आपका एक रूपल देव बजाज का केस था, ठीक है, गिल का केस गिल, आई गेस दैट वाज द केस। ये दोनों केसेस आपके बहुत एक्सट्रीम पर देखने को मिलते हैं। भवरी देवी जहाँ पर एक गांव की औरत है जो बहुत ज़्यादा खुले माहौल में नहीं रह रही है, राजस्थान जैसे छोटे शहर में, मतलब वहाँ पे स्टेट में रह रही है, एक छोटे से गांव की बात हो रही है जहाँ पर वो कुछ बोल रही है तो उसके अगेंस्ट लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बट वहीं पे ये रूपल देव बजाज का जो केस था, वहाँ पर शी वॉज द वेरी मॉडर्न लेडी। वो एक मॉडर्न सोसाइटी की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे आईएएस ऑफिसर के अगेंस्ट उन्होंने केस किया था सेक्सुअल हरासमेंट का। तो देखने को क्या मिलता है कि दो अलग अलग लोग, लेकिन एक्ट कॉमन, ठीक, एक्ट कॉमन, सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये इंस्पिरेशन रहा है काफ़ी लोगों के लिए, एंड जिसके चलते लोगों ने आवाज़ उठाई है, एंड आज की डेट में लोग डर भी रहे हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी मच कह लीजिए कि जागरूक है इस चीज़ को लेके, जो सच में बता रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स को, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और एक्शंस भी लिए जा रहे हैं इसके खिलाफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि दिस इज़ वेरी मच इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फॉर मोर सच डेली केस एनालिसिस फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि और भी ऐसे केस लॉज आपको मालूम पड़े। थैंक यू सो मच।